हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। खेती से जुड़े 3 नए कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसानों के बीच तनातनी आज भी खत्म नहीं हुई। किसानों में डर है और सरकार भरोसा नहीं जीत पा रही। तो किन मामलों में किसानों में डर है? क्या डर सिर्फ मन का वहम है? एमएसपी पर सरकार के हाथ क्यों बंधे हैं? ये सारे सवाल आपके दिलो दिमाग में जरूर उठ रहे होंगे। इन सारे सवालों के जवाब देती हमारे सहयोगी विजय विद्रोही की यह खास रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली के इस विज्ञान भवन पर देश भर के किसानों की नजरें टिकी हैं। कृषि क्षेत्र में निवेश करने वाले कॉर्पोरेट जगत भी टकटकी लगाए देख रहा है। किसान सरकार की ना तो चाय पी रहे हैं और ना ही खाना खा रहे हैं। उनके लिए लंगर से चाय भी आती है और खाना भी। कुल मिलाकर किसान सरकार का ना तो नमक खाना चाहते हैं और ना ही चीनी। दिल्ली और हरियाणा की तमाम सीमाओं पर पंजाब के किसान डेरा डाले हुए हैं। कई किलोमीटर लंबी कतार है ट्रैक्टर ट्रॉलियों की और किसान सड़क पर जमे हुए हैं। और किस तरीके से ये आंदोलन चल रहा है, देखिए बड़े बड़े चूल्हे और बड़े बड़े बर्तन जिसमें कि खाना बन रहा है किसानों का, ताकि ये आंदोलन जो है वो चल सके। और ये जो आप ट्रैक्टर ट्रॉलियां देख रहे हैं, इनमें किसान आए तो हैं ही हैं, साथ ही साथ इनमें कई दिनों का राशन भी है। ये देखिए मैं किस तरीके से उनका आंदोलन चला। देखिए रोजाना सुबह दूध से लेकर सब्जी तक या जो भी जरूरत की चीजें हैं वो किस तरह से पहुंच जाती हैं। आसपास के जो गांव है वहां से जो किसान है वो इन किसान आंदोलन में मदद करने के लिए सुबह से दूध भी लेकर आ जाते हैं और सब्जियां भी। देखिए किस तरीके से बड़े बड़े ड्रम्स हैं जिसमें दूध भरा हुआ है और लोगों को जरूरत के हिसाब से दिन भर के जो जरूरत के हिसाब से दूध हो गया, छाछ हो गया, मट्ठा हो गया, सारी चीजें मुहैया कराई जाती के जरिए ही दिखाते हैं कि यहाँ पर किसान भाइयों ने खुद खाना जो है बनाना शुरू कर दिया है। तो जानते हैं सर, खाना बनाना शुरू कर दिया है, कितना राशन मौजूद है? कितना राशन है? राशन हमारे पास जितने रोज का रहना है उतने पास का हैगा, उतने पास का जे कम रहा तो आ जाएगा। कोई बात। किसान सरकार का नमक इसलिए भी नहीं खाना चाहते क्योंकि किसानों को लगता है कि सरकार एमएसपी खत्म कर उनके परिवार की दाल रोटी से नमक छीन लेना चाहती है। किसान चाह रहे हैं कि सरकार लिखित में एमएसपी देने का वादा करे, यानी कानूनी जामा पहनाने की बात किसान कर रहे हैं। अभी हमारा जो ये चावल और गेहूं है वो 18, 18.5, 1900 तकरीबन ये रेट है। अगर एमएसपी खत्म हो जाएगा गारंटी ही रहेगा हमारा। पहले एजेंडा दो, लिखती एजेंडा दो, आपके सिग्नेचर हो। लेकिन अभी तो हाई फाई आएंगे, जैसे ये अपना अडानी वानी का वो है, तो वो लोग क्या है हमारे से तो बहुत सस्ता खरीदेंगे। सरकारी कोई खरीद नहीं, प्राइवेट लूट मचा देती है। एमएसपी से भागना चाहती है और सरकारी खरीद से अपना खेड़ा छड़ाना चाहती है। जबरदस्ती ये कानून किसान अपने ऊपर कतई ही नहीं लेगा। किसान बीएसएनएल का उदाहरण देते हैं। कैसे पहले सिर्फ बीएसएनएल होता था और फिर निजी क्षेत्र की मोबाइल कंपनियां आई। कैसे इन कंपनियों ने उपभोक्ताओं को सस्ती अच्छी सेवा देने का लालच दिया। बीएसएनएल खत्म होता गया, निजी क्षेत्र की कंपनियां आगे बढ़ती गई और अब मनमर्जी करने लगी हैं। मेरी जमीर ने नहीं माना कि हम किसानों को ऊपर वो थोपे, मैं उस ऐसे मंत्रिमंडल का हिस्सा बनूं, ऐसी सरकार का हिस्सा बनूं जो मेरे धरने पे बैठे मेरे भाई बहनों के ऊपर थोपा जाए, जिससे वो सोचे उनका भविष्य खत्म हो जाएगा। तो ये ना श्रोमणी अकाली दल को मंजूर था, ना मेरी जमीर मानती थी। तो मैंने पहले अपना किसानों का कहना है कि कानून में आखिर एक लाइन ही तो जोड़नी है, सरकार एमएसपी पर खरीद जारी रखेगी। समाधान तो सरकार में बैठे हुए लोग स्वयं बार बार ये बयान देते हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर का बयान है, प्राइम मिनिस्टर का खुद का बयान है कि हम एमएसपी को जारी रखेंगे, तो उसको ऐड कर दे, उसको लिखने में एक लाइन क्या दिक्कत है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, अमित शाह से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सब बार बार आश्वासन दे रहे हैं कि सरकार एमएसपी को खत्म करने वाली नहीं है। सरकार कभी भी किसी भी हालत में एमएसपी खत्म नहीं करेगी, इसे जारी रखेगी। मैं देश के प्रत्येक किसान को इस बात का भरोसा देता हूं
कि एमएसपी की व्यवस्था जैसे पहले चलती आ रही थी वैसे ही चलती रहने वाली है। इसी तरह हर सीजन में सरकारी खरीद के लिए जिस तरह अभियान चलाया जाता है वो भी पहले की तरह चलते रहेंगे। एमएसपी के मामले में लोग शंका की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि एमएसपी चल रही थी, एमएसपी चल रही है, आने वाले कल में भी चलती रहेगी। इसकी आश्वस्ति भी हम किसान भाइयों को दिलाएंगे। बड़ा सवाल उठता है कि आखिर सरकार लिखित में देने से क्यों इनकार कर रही है। आखिर सरकार एमएसपी को लीगल राइट घोषित क्यों नहीं करती। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के तहत सीएसीपी आती है। सीएसीपी यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग। सीएसीपी ही सिफारिश करती है कि इस साल खरीफ और रबी की किस फसल के लिए एमएसपी कितनी होनी चाहिए। सीएसीपी ने 2017-2018 की अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भोजन के अधिकार की तरह, शिक्षा के अधिकार की तरह एमएसपी पर भी खरीद का अधिकार किसानों को दिया जाना चाहिए। इससे किसानों का विश्वास अर्जित किया जा सकेगा। लेकिन जानकार ऐसे किसी अधिकार को देश की अर्थव्यवस्था के लिए, आम उपभोक्ताओं के लिए और यहां तक कि किसानों के लिए खतरनाक मानते हैं। लेकिन सरकार ये निश्चित नहीं कर सकती है, इसलिए सरकार को ये परेशानी है ये देने में, लिखकर गारंटी देने में कि अब कौन सा प्राइवेट ट्रेडर कितने में खरीदेगा और एमएसपी देगा कि नहीं देगा, इसको मॉनिटर करना बहुत मुश्किल है। और सरकार के लिए सारी चीजें एमएसपी पे खरीदना वो भी उसके लिए फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके की कोई गारंटी सरकार देगी। उनके तर्क हैं, एमएसपी को लीगल राइट बनाया तो महंगाई दर बढ़ जाएगी। एमएसपी में 1 परसेंटेज पॉइंट की वृद्धि का मतलब महंगाई दर 15 बेसिस पॉइंट से बढ़ना है। निजी क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग और आपूर्ति के हिसाब से कृषि उपज खरीदता है। अगर बाजार में मांग नहीं होगी तो वह एमएसपी पर धान, गेहूं, दालें वगैरह क्यों खरीदेगा। एमएसपी देना देश की सरकार का राजनीतिक प्रशासनिक फैसला है। आखिर इसके लिए निजी क्षेत्र को क्यों दंडित किया जाए, निजी क्षेत्र को क्यों दबाव में डाला जाए। 2004 से 2013 के बीच यूपीए की सरकार के समय भी ये मांग कई बार उठी थी, लेकिन अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसे ठुकरा दिया था। एमएसपी को अनिवार्य किया गया तो भारतीय कृषि उत्पाद निर्यात के क्षेत्र में पिछड़ जाएंगे, क्योंकि एमएसपी के दाम घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ज्यादा होते हैं। ऐसे में कौन महंगे दाम पर खरीद कर सस्ते में निर्यात करेगा। आमतौर पर सरकार मोटे तौर पर गेहूं और धान यानी चावल की सरकारी खरीद करती है। इससे एफसीआई के गोदामों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। इस समय 7 करोड़ टन गेहूं धान एफसीआई के पास है, जबकि उसे सिर्फ 3 से 4 करोड़ टन अनाज की ही जरूरत रहती है। यह अनाज भोजन के अधिकार के तहत आने वाले 80 करोड़ लोगों के लिए, राशन की दुकानों के लिए और मिड डे मील के करीब 12 करोड़ बच्चों के लिए रखा जाता है। एफसीआई को अतिरिक्त अनाज खुले में रखना पड़ता है, जो बारिश में खराब हो जाता है। अक्सर अनाज चूहे खा जाते हैं। एमएसपी में 23 तरह की उपज आती है। अब 2 ही उपज यानी गेहूं और धान को सरकार संभाल नहीं पाई और लीगल राइट बनने पर बाकी 21 जिन्सों की भी खरीद करनी पड़ी तो पूरी अर्थव्यवस्था ही बैठ जाएगी। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब की कांग्रेस सरकारों ने नए कानून बनाए हैं, जिसके तहत एमएसपी से नीचे खरीदने या बेचने पर 3 साल की सजा का प्रावधान है। लेकिन जानकारों का कहना है कि इन कानूनों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर कोई किसान अपनी मर्जी से एमएसपी से नीचे अपना सामान बेचता है तो सरकार इसमें क्या कर लेगी। और खरीदार को तो सस्ते दाम पर अनाज मिलेगा, तो वो शिकायत करने भला क्यों जाएगा। किसानों को डर सता रहा है कि मंडियों से बाहर फसल खरीदने बेचने की छूट देने का मतलब है मंडियों का खत्म हो जाना। ये डर एमएसपी से भी जुड़ा हुआ है। किसानों को लगता है कि जब बिना मंडी टैक्स के व्यापारियों को माल खरीदने की छूट मिलेगी तो वो मंडी में क्यों आएंगे। मंडी में नहीं आएंगे तो मंडियों का वजूद ही आने वाले सालों में खत्म हो जाएगा। तो बिहार में जो एपीएमसी का एक्सपीरियंस है या फिर बाकी जगह जहां एपीएमसी जो सिस्टम जो डिसफंक्शनल हो गया है, उसका खामियाजा जो है किसानों को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए किसानों का ये डर जो है वो बिल्कुल सही डर है कि अगर एपीएमसी सिस्टम चला जाता है तो इससे किसान को जो भी पैसे मिल पा रहे हैं, जो भी तरीके का एक संरक्षण जो मिल जा रहा है सरकार की तरफ से, वो संरक्षण नहीं मिलेगा। किसानों को डर है कि कोई भी पैन कार्ड दिखाकर उनकी फसल खरीद सकता है।
अब पैन कार्ड कोई नकली भी बना सकता है। चूंकि नए कानून में 3 दिन में पेमेंट करना जरूरी है, तो खरीदार कुछ एडवांस देकर पूरी फसल ले जाएगा और वापस नहीं आया, फरार हो गया, तो वो क्या कर लेंगे? कहां जाकर पकड़ेंगे उस अनजान आदमी को जिसका मान लो पैन कार्ड भी फर्जी है? किसानों का ये डर स्वाभाविक है। इसे देखते हुए ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि मंडी के बाहर के व्यापारियों को भी मंडी के व्यापारियों की तरह ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इसके अलावा कृषि मंत्री ने समानता की बात कही है। इसे पंजाब के उदाहरण से समझा जा सकता है, जहां 3% मंडी टैक्स है और 3% ग्रामीण विकास सेस। अब बीच का रास्ता ये निकल सकता है कि मंडी से बाहर खरीदने वालों के लिए 3% ग्रामीण विकास सेस जरूरी कर दिया जाए या राज्य सरकारों से ऐसा कोई नया टैक्स लगाने की छूट दी जाए। ये पैसा मंडी पर ही खर्च किया जा सकता है। मंडी के बाहर किसान माल बेचेंगे तो उन्हें और ज्यादा पैसा मिलेगा। आड़तियों और बिचौलियों से भी मुक्ति मिलेगी। तर्क दिया जा रहा है कि दूध, मुर्गी पालन, मछली पालन मंडी से मुक्त है। इनका 90% सामान सीधा उपभोक्ता तक पहुंचता है और ये क्षेत्र गेहूं, धान उपजाने वालों से 3 से 5 गुना ज्यादा की गति से आगे बढ़ रहे हैं। मंडी में एपीएमसी वाले तय करते हैं कि आज गेहूं का भाव क्या रहेगा, टमाटर किस भाव पर बिकेगा, गोभी किस दाम पर खरीदी जाएगी, वगैरह वगैरह। लेकिन किसान जब मंडी के बाहर अपना सामान बेचेगा तो वो अपनी शर्तों पर बेचेगा, वो अपने सामान की कीमत खुद लगाएगा और जाहिर तौर पर उसे इसका फायदा ही मिलेगा। किसानों को डर है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कुछ कानूनी प्रावधानों को लेकर। सबसे बड़ा डर यही है कि विवाद होने की सूरत में मामला एसडीएम या कलेक्टर के पास जाएगा। सरकारी अधिकारी उनकी नहीं सुनकर कॉर्पोरेट जगत की ही सुनेंगे, जो पैसे वाले होंगे, प्रभावशाली होंगे और राजनीतिक संरक्षण वाले होंगे। हमारे संविधान में ये जो एक व्यवस्था है कि आप किसी भी चीज पर, किसी भी तरीके से, इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी, जब आपके देश में इमरजेंसी भी लगा हो तो आप कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था के पास जा सकते हैं। और न्याय व्यवस्था में जाने से रोकने के लिए व्यवस्था किसी कानून में नहीं लिखा गया है। तो ये जो एक व्यवस्था की गई है जिसमें कि आपको न्यायालय के पास और न्याय व्यवस्था के पास जाने से वंचित किया जा रहा है, ये अपने आप में काफी समझ में नहीं आ रहा है कि इसके पीछे के मकसद क्या है। पर जो किसानों का जो डर है वो स्वाभाविक डर है कि अगर किसी तरीके से आप न्याय व्यवस्था के पास नहीं जा रहे हैं और जो एक जो ब्यूरोक्रेट है वो बैठ के डिसाइड करेगा, जाहिर तौर पे वो जो है वो कॉर्पोरेट के डिसाइड करेगा। दूसरा डर किसानों को ये है कि कानून में कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि एसडीएम या कलेक्टर मामले को कितने समय में निपटाएंगे, यानी कोई तय सीमा नहीं है। किसानों का कहना है कि जब पेमेंट के लिए 3 दिन रखे गए हैं तो ऐसे में सुनवाई की मियाद भी तय होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर बीच में ही खरीदार अनुबंध को रद्द कर देता है या तैयार फसल उठाने में देर करता है तो ऐसे में किसान क्या कर सकता है, इस पर भी कानून खामोश है। किसानों का कहना है कि सरकार को इस पर स्थिति साफ करनी चाहिए। किसानों को अपना खेत खुद बुर्द होने का भी डर है। भारत में 86% किसानों के पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, यानी करीब 12 करोड़ 60 लाख किसान। ये किसान ऐसा क्या और कितनी मात्रा में उगा पाएंगे जिसे वो अपने इलाके से बाहर या दूसरे राज्यों में लेकर चले जाएं। ऐसे में किसानों को डर है कि जब कॉर्पोरेट जगत ऐसे किसानों के घर पहुंचेगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए बड़े बड़े प्रलोभन देगा, तो छोटे सीमांत किसान इस लालच में आ जाएंगे। 1-2 साल बाद 2 हेक्टेयर से भी हाथ धो बैठेंगे। ये आशंका किसानों को डरा रही है। क्योंकि क्रॉप का कॉन्ट्रैक्ट होगा, लैंड का नहीं हो सकता है। तो क्रॉप हार्वेस्ट हुई, किसान और कंपनी के बीच अनुबंध खत्म। जिस पीरियड तक है उस पीरियड तक भी क्रॉप से रिलेटेड है, इसमें कहीं पर भी प्रोविजन बनता नहीं है। दूसरा, लायबिलिटी सारी इसमें कारपोरेट पे, किसान पे नहीं है। तो इसमें कहीं से भी 0.0001% भी डाउट नहीं बैठता है कि कहीं से उनकी जमीन पे कारपोरेट कब्जा कर सकता है। बिल्कुल नहीं। अनुबंध पर खेती कोई पहली बार नहीं हो रही है, ये कई सालों से हो रही है। किसान कहते हैं कि अनुबंध करने वाले पेमेंट देरी से करते हैं, उपज में छोटी मोटी कमियां निकालकर उसे रिजेक्ट कर देते हैं या फिर पैसा कम कर देते हैं, लेकिन राज्य सरकारें किसानों का साथ नहीं देती हैं। अब नए कानून के तहत भी कहीं ऐसा ही ना हो, ये डर किसानों को सता रहा है। उधर सरकार का कहना है कि कानून में साफ तौर पर लिखा है कि अनुबंध करने वाला किसान की जमीन खरीद नहीं सकता, उसे गिरवी नहीं रख सकता या उसे लीज पर नहीं ले सकता। ऐसे में खेत खोने का डर किसानों का
वहम ही है। कृषि मंत्री तोमर इशारा कर चुके हैं कि अगर किसान एसडीएम कलेक्टर से संतुष्ट नहीं है तो वो अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ऐसा संशोधन कानून में किया जा सकता है। जानकार कहते हैं कि अनुबंध करने वाला बाजार में मांग के हिसाब से अनुबंध करता है, उसी हिसाब से उन्नत बीज और खाद किसानों को देता है ताकि फसल अच्छी हो सके, जिससे मुनाफा ज्यादा हो सके। ऐसे में वो क्यों किसानों से धोखा करेगा। देर से फसल उठाने के मुद्दे पर पेप्सी का उदाहरण दिया जा सकता है, जिसे लो शुगर के आलू चाहिए होते हैं तो कंपनी वैसे ही आलू उगवाती है और समय पर पैदावार खेत से उठा भी लेती है। ऐसा आलू वैसे भी खुले बाजार में कोई खरीदने वाला नहीं है। जानकारों का कहना है कि आजकल उपजाऊ और सिंचित भूमि इतनी ज्यादा महंगी हो गई है कि उसे खरीदने से अच्छा फायदा या मुनाफा तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में है। ऐसे में किसान के खेत पर बुरी नजर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाले भला क्यों डालेंगे। वैसे कुछ जानकारों का कहना है कि एक तरफ सरकार उद्योगों को लेकर संरक्षणवादी नीति अपना रही है तो दूसरी तरफ खेती को बाजार के लिए खोल रही है। इसके बजाय सरकार को सब्सिडी पर जोर देना चाहिए। अमेरिका में किसानों को हर साल $46 बिलियन यानी करीब 4,200 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलती है। उनकी आय का 40% हिस्सा तो सब्सिडी से ही पूरा होता है। यूरोपियन यूनियन 54 बिलियन यूरो की सब्सिडी देता है, 2006 से दे रहा है। भारत को भी ऐसा ही करना चाहिए, कुछ जानकारों का ये कहना है। कुल मिलाकर किसानों और सरकार के बीच के संघर्ष का सबक यही है कि ऐसे विवादित बिल संसद में ताबड़तोड़ अंदाज में, जल्दबाजी में, हड़बड़ी में पास नहीं किए जाने चाहिए। अगर ये बिल भी राज्यसभा में प्रवर कमेटी यानी सेलेक्ट कमेटी के पास चला गया होता तो ये बिल छन गया होता, इसकी कमियां दूर हो गई होती, सारी खामियां निकाल दी गई होती जिनकी तरफ किसान इशारा कर रहे हैं। दरअसल सेलेक्ट कमेटी में सभी दलों के प्रतिनिधि होते हैं जो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपनी राय रखते हैं। तब ना किसानों को दिल्ली आने की जरूरत पड़ती और ना ही सरकार की छवि किसान विरोधी बनती या उस तरफ कहानी जाती हुई नजर आती। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ विजय विद्रोही, जयपुर, एबीपी न्यूज।